हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज से हम अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टेटिव लर्निंग। इस चैनल पे आपको क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लेक्चर मिलेंगे, जिसमें से क्लास 10th के में आपको साइंस और मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे। क्लास 11th और क्लास 12th के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अप टू डेट जो लेक्चर होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। बस आपके थोड़े साथ की ज़रूरत है, बाकी तो हम अपना प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमने लिया है क्लास 10th की साइंस से है। ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो जो शब्द है केमिकल रिएक्शन, इसका सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है, क्या होता है ये। इसके बाद हम उसकी आपको डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, या इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिएगा आप कैसे पहचानेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें एक सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, वो तभी होगी जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। जिसे कहते हैं अपने केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब कहीं पर भी जो केमिकल चेंजेस होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो केमिकल चेंजेस हैं, रासायनिक परिवर्तन है, ये क्या होते हैं। तो बात करते हैं ये केमिकल चेंजेस की, रासायनिक परिवर्तन की। केमिकल चेंजेस हिंदी में से कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो केमिकल जो चेंजेस हैं, रासायनिक परिवर्तन है, वो इसमें क्या होता है कि जो हमारे वे ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जिसमें जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके जो रासायनिक संगठन होते हैं, जिसे आपने कहते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन इसी का एक दूसरा रूप होता है, और इसे क्या कह सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसकी होगी, ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल के जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, रासायनिक संगठन कहते हैं इसको हिंदी में, और इंटरनल स्ट्रक्चर किसके, मॉलिक्यूल के, वो उनमें बदलाव आ जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। तो वही हमारे होते हैं केमिकल चेंजेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारी, कि वे परिवर्तन जिनमें अणुओं के रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, या अणुओं के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक जो संरचना होती है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की, वो चेंज हो जाती है, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो हमने ये शब्द लिखे हैं दो, केमिकल कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर, किसके, मॉलिक्यूल के, तो अब इनका क्या अर्थ है वो आइए जानते हैं। तो मैं इधर का ये साफ कर देता हूं। अब बात करते हैं अपने केमिकल कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, मार्कर चेंज करता हूं। जो केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, इसी को कहते हैं
और या इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी, मॉलिक्यूल की। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, इन शब्दों का क्या अर्थ है? तो जो हमारे जो केमिकल कंपोजिशन या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, ठीक है। हिंदी में तो पता होगा, ये जो अणुओं के रासायनिक संगठन और अणुओं की आंतरिक संरचना। तो ये क्या होता है, जो हमारे अणु होते हैं उनके अणु के परमाणु, ठीक है, इसे कहते हैं अपने मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं एटम। मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं, आपने इसकी डेफिनेशन मतलब पढ़ी होगी कि जो अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं, अणु वो होते हैं जो परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, मतलब अणु में परमाणु होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अणु के जो परमाणु होते हैं, ठीक, तो अणु के परमाणु होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है या उनकी संख्या, ठीक है, अणु के परमाणु की प्रकृति या उनकी जो संख्या, मतलब नेचर उनका, या उनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है, उनमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो वही हमारे होते हैं हमारे केमिकल कंपोजिशन या जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब अणुओं के परमाणुओं में जो चेंजेस होती है, या तो उनकी संख्या में पर जो चेंजेस होगी, या फिर उनकी जो प्रकृति होगी, उनका जो नेचर होगा, जैसे वो मतलब रिएक्ट करने का उनका जो बिहेव होगा, तो वो चेंज होगा, ठीक है। तो वही हमारे होते हैं केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कि जो हमारे, जो आपने पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस, जो केमिकल कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर, इनमें जो बदलाव होता है, ठीक है, इनका बदलना ही केमिकल चेंजेस होता है, ठीक। तो अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे बदलते हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा H2O होता है, ठीक है, जल का एक अणु है हमारा, ठीक है। तो जल का एक अणु है, इससे हमारा H2O2 बनना, मतलब हाइड्रोजन, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हो गया वाटर, ठीक है, मतलब वाटर से हाइड्रोजन परऑक्साइड का बनना। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है ये। तो H2O से H2O2 बनना, कैसे, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे है, ये देखते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन या जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की, मतलब इनमें बदलाव होना, ठीक है, इनका चेंज होना, केमिकल, जो केमिकल चेंजेस होता है, ठीक। अब ये क्या होते हैं, ये आपने अभी यहां पढ़ा कि अणु के जो परमाणु होते हैं उनकी प्रकृति या उनकी संख्या बदल जाती है। कैसे बदल रही है यहाँ पर, ये देखते हैं। जैसे यहां पर H और O जो है, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है हमारा HO का 2:1, इसका 2 रेशियो 1 है। और यहां पर रेशियो की बात करेंगे तो HO का कितना हो गया, 2 रेशियो 2, क्या हो गया, यहां पर रेशियो 2:1 आता है और यहां पर 2:2 का हो गया। तो क्या हो गया कि इनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें चेंजेस आ गई। जो परमाणु है, यहां पर एक है ऑक्सीजन का, एक एटम है, यहां कितने ऑक्सीजन के, 2 एटम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो परमाणु की बात कर रहा है कि अणु के परमाणु होते हैं, उनका जो चेंजेस होती है उनका बदलना होता है, ठीक है। तो यहां पर चेंजेस हो गई हमारी, देखिए, जैसे यहां पर जो ऑक्सीजन है हमारा वो कितना, 1 है, यहां कितना ऑक्सीजन, 2 हो गए, ठीक है। तो 2 हो गए, मतलब इनका जो रेशियो है या इनकी जो संख्या है वो चेंज हो रही है हमारी। तो क्या हो गया, ये केमिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, इधर इस साइड में ले लेता हूं। जैसे आपने देखा होगा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, एक सेकेंड एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, इसी का इसके आगे ही है कि O2 का O3 में चेंज होना, मतलब ऑक्सीजन से ओजोन का बनना, ठीक है, ऑक्सीजन से ओजोन का बनना। क्या हो गया,
ये भी हमारा क्या, इसमें इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है। ऑक्सीजन के कितने O के 2 एटम है, यहाँ 3 एटम है, मतलब इनकी जो इसका नेचर है वो, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये केमिकल चेंजेस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ चुका होगा आपके। अब हम इसके बाद बात करते हैं, ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके जो केमिकल चेंजेस हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये साफ कर देता हूं मैं। केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगना, क्या है ये, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि दूध का खट्टा होना या दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा जो हम जो भोजन पकाते हैं तो भोजन को पकाना, इसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। भोजन को पकाने के बाद में भोजन को हम खाते हैं, भोजन को पचाना, क्या है ये, केमिकल चेंजेस है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एक होता है दूध से दही बनना, हो गया, दूध का खट्टा होना, भोजन को पकाना, भोजन को पचाना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस हैं हमारे। तो ऐसे ही हमारा हम देखते हैं कि एक हमारा होता है कि जो गोंद होता है, ठीक है, गोंद या गम कहते हैं, गम वो वाला गम नहीं है, गोंद वाला गम है, जे गोंद या फेविक्यू कहते हैं। जैसे जो फेविक्यू आप लेके आते हो मार्केट से, तो क्या होता है कि जो गोंद होता है यदि वो थोड़ा खुला जैसे छूट जाए या खुला रह जाए किसी कारणवश, तो क्या होता है वो जब एयर के संपर्क में आ जाता है, गोंद जो होता है, तो वो यदि एयर जो वायु होती है उसके संपर्क में अगर आ गया तो क्या होता है कि वो खराब होने लगता है। ठीक है, सूख जाता है। तो क्या होना, तो गोंद का जमना एयर के साथ में क्या ये रिएक्शन कर जाता है, तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक हो गया जैसे सांस लेना, सांस तो लेते ही होंगे सब, है कि नहीं, सांस लेना, तो सांस लेना क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन होगी, जो हमारे केमिकल चेंजेस होगी, सॉरी। क्या सांस लेना कैसे, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, क्या हो गया, ये हमारा केमिकल चेंजेस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतना समझ में आ चुका होगा आपके। आपने अब क्या देखा, आपने देखा कि लोहे पे जंग लग रही थी, ठीक है, दूध से दही बन गया था, और गोंद का जो सूख रहा था गोंद, ठीक है, हम ऑक्सीजन ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, ठीक है, और भोजन को पकाया जाता है, ठीक है, भोजन को पचाया जाता है, सब क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। तो आपने एक बात नोट की होगी कि केमिकल चेंजेस क्या, कि मतलब ऐसी चीज है कि जिसमें क्या कोई नया पदार्थ बन गया है। दूध है, दूध से दही बन गया, ठीक है, दूध से दही बन गया। अब आप दही से दूध बना सकते हो क्या, नहीं बनेगा, अरे बना लोगे, नहीं बन पाएगा ना, कि दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बन पाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने बाहर निकाली है, अंदर नहीं ले सकते, अंदर क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो क्या, भोजन को हमने पकाया, पकाने के बाद में फिर से आपने आलू बनाए, ठीक है, आलू बनाने के बाद में क्या, आलू पक गए, उबल गए। अब आपसे मैं कहूँ कि मतलब कि आलू फिर से वैसे ही कर दो जैसे मार्केट से लेके आओ, नहीं हो पाएंगे, वो क्या, तो इनका जो रूपांतरण हो गया वो चेंज हो गया हमारे, ठीक है। तो वो ही क्या होगी, केमिकल चेंजेस हो गए, मतलब
क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि मतलब एक पदार्थ कोई बनने आया है, ठीक है। अब कोई दूसरा पदार्थ एक बन गया, तो हम उस पदार्थ से जो पहले पदार्थ था उस पे नहीं आ पा रहे हैं। कैसे? आलू उबाल के तुमने मतलब उबाल के उसमें छौंक दिए, बना दिए। अब कोई कहे कि मतलब जैसे पुराने जैसे जो मार्केट से लेके आए थे वैसे ही कर दो आप, तो नहीं हो पाएंगे ना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, मतलब कि एक बार कोई पदार्थ, एक बार क्या कि कोई पदार्थ है वो चेंज हो गया हमारा, ठीक है, तो नया पदार्थ बन गया, ठीक है, नया पदार्थ बन गया। एक पदार्थ है वो एक नए पदार्थ में चेंज हो गया। अब जो नया पदार्थ है वो दोबारा दूसरे पदार्थ में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वही हमारी होती है केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन की ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है कि कोई एक पदार्थ होता है वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं केमिकल चेंजेस। और हमारे क्या कि मतलब जो पदार्थ बन गया उससे हम वापस पुनः जो हमारा जो इनिशियल स्टेट में जो हमारा पदार्थ होता है तो उस पर नहीं आ पाते हैं, तो वही हमारा होता है केमिकल चेंजेस, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ चुका होगा आपके। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि केमिकल चेंजेस हो गए। अब जो हमने आपसे बोला था कि जो केमिकल रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, अगर एग्जाम में आ गई तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है, कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं, एक रिएक्शन लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। H2 O से बनने आया है H2O2, 2H2O O2 से बनने आया है H2O2, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनने आया है जल का अणु, जल बनने आया है, ठीक है। अब इससे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वे अभिक्रियाएं या वे क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं या हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर रिएक्शन हो रही है, इनकी रिएक्शन हो रही है, आपस में मिलकर कोई एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्गठित होके या आपस में मिलकर एक नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। समझे? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या पुनर्गठित होकर कोई एक नया पदार्थ या पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कि इसमें एक चीज होती है हमारी, ये क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? ये हो गया अभिकारक, ठीक है, जिसे कहते हैं रिएक्टेंट उसमें इंग्लिश में। ये क्या हो गया, उत्पाद, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, लिख देता हूं यहां पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर, ठीक है, ये हो गया वाटर। तो अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, ये होते हैं प्रोडक्ट हमारे, उत्पाद, ठीक है। तो क्या है कि अभिकारक से उत्पाद का बनना, अभिकारक से उत्पाद का बनना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे जो रिएक्शन होती है इसमें जो परमाणु होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया पदार्थ
का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया था पहले कि रासायनिक अभिक्रिया में कि हमारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या पुनर्गठित होकर या आपस में रिएक्ट करके कोई एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि अभिकारक से उत्पाद का बनना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूं इतना समझ चुके होंगे आप। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई। इसमें केमिकल रिएक्शन में आपको कुछ, इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या है, इस चैप्टर में आपके कुछ क्या है, कुछ एक्टिविटी हैं, कुछ मतलब क्रियाकलाप हैं कुछ, तो उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी कि क्या एक्टिविटी है वो। एक्टिविटी नंबर 1 जैसे कहते हैं अपने क्रियाकलाप। ठीक है तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम पहले क्रियाकलाप क्या है, एक्टिविटी करते हैं कि एक, ये हमारा मेज हो गया। ठीक है, इस पे क्या रखा है, एक हमारा एक स्पीड लैम्प रखी है। ठीक है, ये हमारी होगी स्पीड लैम्प। ठीक है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है विशेष, तब भी फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। बहुत बहादुरी काम है जी, जो चीज़ ना आती हो वो बनाना, हो किसी बहादुरी से कम थोड़ा है। ठीक है, तो ये होगी स्पीड लैंप हमारी। ठीक है, समझ जाइए स्पीड लैंप है जी। ठीक है, ज़्यादा सही तो नहीं बनाया फिलहाल। ये हमारा हो गया एक पात्र हो गया जिसे हम कहते हैं कि वॉच ग्लास। ठीक है, और यहाँ पर हम एक रिबन लेते हैं, रिबन का टुकड़ा लेते हैं, किसका? मैग्नीशियम का। वो आपको भी समझाएंगे हम। मैग्नीशियम का रिबन का टुकड़ा ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हमने पकड़ा है एक चिमटे से। ठीक है, ये हमारा एक चिमटा है, ये इसको पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इसको पकड़ा है चिमटे से हमने। ये वो मतलब वॉच ग्लास हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा जो मेज है इस पे रखा हुआ है एक हमारा बर्नर। ठीक है, तो इसका जो नाम लिख देता हूँ, ये हमारा है चिमटा। ये हो गया चिमटा हमारा। ठीक है, ये चिमटा हो गया। ये हमारा हो गया वॉच ग्लास हो गया जो हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये मैग्नीशियम रिबन है बीच में। और ये हमारा हो गया स्प्रिट लैम्प, या जिसे कहते हैं बर्नर। ठीक है, जिसे कहते हैं बर्नर या स्पिरिट। ठीक है, उससे लिखूँ मैं, इससे सही, स्पिरिट लैम्प। ठीक है, ये हो गया बर्नर, स्पिरिट लैम्प। ये वॉच ग्लास हो गया हमारा, ये मैग्नीशियम रिबन हो गया। और इसमें जो चूर्ण गिरेगा इसका, अभी हम इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ ले रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन हो गया, रिबन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हम लेते हैं, ये होता है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का। ठीक है,
और ये मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद में इसे हम रेगमाल से साफ करते हैं। ठीक है, अभी ये बता दूं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसे रेगमाल से साफ क्यों करते हैं आखिर। ठीक है, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये समझ लीजिए कि मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, फिर इसे रेगमाल से साफ करते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या लिया हमने, एक चिमटा, उसमें चिमटे में फंसाते हैं, चिमटा, चिमटे में पकड़ना। ठीक है, किसको, मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़ते हैं, मतलब चिमटे में पकड़ना किसको, मैग्नीशियम रिबन को। और इसे क्या, तीसरा हो गया स्पिरिट लैंप के पास ले जाकर इसका दहन, या इसे कह सकते हैं कि जलाना। ठीक है, क्या कि सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन लिया 3 से 4 सेंटीमीटर, इसे रेगमाल से साफ करते हैं। ठीक है, रेगमाल से साफ करने के बाद में क्या, चिमटे में इसको पकड़ते हैं। ठीक, चिमटे से इसको पकड़ के क्या, स्पिरिट लैंप होती है उसके संपर्क में लाते हैं और दहन कराते हैं, इसे जलाते हैं। ठीक है, तो जलाने पर क्या होगा, ये प्रोसेस करने के बाद में क्या होता है, आप क्या देखते हैं, आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के संपर्क में लाते हैं तो इसके साथ में जब दहन कराते हैं आग से, तो क्या होता है, एक हमारे जो श्वेत लौ जिसे कहते हैं व्हाइट फ्लेम। ठीक है, व्हाइट फ्लेम, श्वेत लौ, एक श्वेत लौ निकलती है इसमें से। ठीक है, एक जो श्वेत लौ निकलती है इसमें से, और श्वेत लौ निकलने के साथ साथ क्या होता है, इसका जो चूर्ण या इसकी जो राख होती है वो हमारी जो हमारा जो वॉच ग्लास होता है उसमें एकत्र होती है। ठीक है, तो इसमें जो एकत्र हो रही है इसका जो चूर्ण है किसका, मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, तो वो चूर्ण इसमें मतलब इकट्ठा हो रहा है। ठीक, तो ये जो चूर्ण होगा वो क्या होगा, इस चूर्ण को हम कहेंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। ठीक है, इसे कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों कहेंगे इसे, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि जो हमारी जो जल रहा है, जलने के इससे दहन करा रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के साथ में, तो क्या हो रहा है कि ये जो सब पूरी प्रोसेस है एयर के संपर्क में हो रही है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। तो आप देखते हैं कि मैग्नीशियम होता है वो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है O2, तो उससे रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, और क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण बना देता है, एक राख, एक चूर्ण कह सकते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला मतलब क्रियाकलाप या एक्टिविटी। ठीक है, फिर से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद में क्या करते हैं कि इसे हम मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद में क्या करते हैं, इसे हम रेगमाल से साफ कर लेते हैं। ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक, अब इसे साफ करने के बाद में इसे क्या चिमटे में पकड़ते हैं, चिमटे से पकड़ते हैं। चिमटे से पकड़ने के बाद में क्या करते हैं, इसे हम बर्नर के साथ में आग से इसे दहन कराते हैं या इसे जलाते हैं। ठीक है, तो उसके जब ये आग के संपर्क में आता है तो क्या होता है इससे कि हमारा एक व्हाइट फ्लेम या श्वेत लौ निकलती है हमारी, और श्वेत लौ निकलने के साथ साथ क्या होता है, एक हमारा एक राख होती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो हमें इस वॉच ग्लास में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करना। तो ये होगी पहली एक्टिविटी। ठीक, तो आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम रिबन है, एक छोटा सा टुकड़ा है हमारा, तो उससे हमारा एक राख प्राप्त हो रही है, मतलब कि इसकी जो अवस्था है वो चेंज हो गई हमारी। ठीक है, मतलब ये चेंज हो गया। अब आप कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से पुनः मैग्नीशियम रिबन है वो लाके दिखा दो, तो दिखा पाएंगे आप,
नहीं दिखा पाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक राख, एक चूर्ण बन जाता है, एक राख, यह इसे कहते हैं चूर्ण, इस अवस्था में प्राप्त होता है हमारा। तो आप इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम रिबन नहीं ला सकते, ठीक है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में चेंज हो गया, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन हो गया तो क्या होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है। इतना तो समझ में आ चुका होगा आपके। अब हम दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको रेगमाल से साफ क्यों करते हैं, ठीक है, इसका भी रीजन है अभी। आपको बता देता हूं कि मैं जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे हम रेगमाल से साफ क्यों करते हैं, क्या कारण है। अगर रेगमाल से साफ ना करें तो क्या हो जाएगा, ठीक, कोई अनर्थ हो जाएगा क्या, वो आप देखेंगे अभी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, MgO होता है, ठीक है। कोई मैग्नीशियम रिबन है, जैसे कि ये है, ये मैग्नीशियम रिबन है हमारा, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम रिबन हमारा रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये मतलब कि एयर जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक, एयर के संपर्क में तो आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, और वायु में थोड़ी नमी तो होती है हमारी, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये हमारा एयर के संपर्क, जो एयर होती है वायु, नम वायु, उसके संपर्क में आ गया हमारा, ठीक है। अब जब जो एयर के संपर्क में आ गया, एयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो ये क्या मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। एक MgO की मैग्नीशियम पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाती है, ठीक है। अब ये परत आ जाएगी तो क्या होगा, ये परत आ गई तो हमने अभी देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो हम उसका मतलब बर्नर के साथ में जला रहे थे तो वो नहीं जल पाएगा, ठीक है, वो सही से वर्क नहीं मतलब कर पाएगा, चूर्ण प्राप्त नहीं होगा। जो व्हाइट फिल्म है वो सही से प्रॉपरली वर्क, मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों, उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो वो हमारा जो MgO होता है, प्योर जो Mg होता है, मैग्नीशियम होता है, तो वहां से चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम गई, उससे MgO मतलब मैग्नीशियम का एक जो ऑक्साइड है वो उस पे आ गया, ठीक है। तो क्या है कि जो MgO होता है, तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड की जो परत होती है उसको हटाने के लिए उसे रेगमाल से साफ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कहीं पर कुछ गंदगी हो जाती है, ठीक है, कपड़े पे कोई दाग लग गया तो उसे साफ करते हैं, ठीक है, जिससे वो साफ हो जाए, कपड़ा है पहले जैसा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो वही होती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है तो उसको हम साफ करते हैं रेगमाल से, जिससे कि जब वो बर्नर से दहन करवाएं, उसे बर्नर आग के संपर्क में लाएं तो वो प्रॉपर रूप से वर्क करे, कार्य करे। इसलिए क्या होता है, उसे रेगमाल से साफ किया जाता है। ये हमारा मेन रीजन है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन कराने या उसमें बर्नर के जो आग होती है उसके साथ जलाने से पहले उसे रेगमाल से अच्छी तरह से साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है उसकी जो परत होती है वो उससे हट जाए, ठीक है। तो इसलिए उसे रेगमाल से साफ किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की। तो दूसरी एक्टिविटी क्या है तुम्हारी, वो बात करते हैं। दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2। अब दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना रहे हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोन शेप्ड फ्लास्क लेते हैं। ये हो गया आपका कोन शेप्ड फ्लास्क। यहाँ पर हमने लगा दिया एक, ये हो गया पूरा कार्क, इसके माउथ पे पूरा एक कार्क लगा दिया, पूरा माउथ इसका ब्लॉक हो गया इस टाइप से, ठीक है। ये कार्क लगा दिया। यहाँ पर इसके बीच में है एक कांच की नली,
ठीक है, ये होगी कांच की नली एक। ओके, तो अब हम जो जो यहाँ चीजें मैं शो करूंगा वो मैं यहाँ चीजें सब लिख रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया हमने, सबसे पहले आपने लिया एक कोन शेप्ड फ्लास्क, कोन शेप्ड फ्लास्क, या इसकी जगह पे आप एक टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली होती है, ये होती है हमारा शंक्वाकार एक फ्लास्क होता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जिंक के कुछ दाने डाल देते हैं इसमें। ठीक है, जिंक के कुछ दाने हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, ये दाने डाल दिए। इसके बाद में क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे क्या, कि इसमें डाइल्यूट, या तो आप इसमें डालिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी इसमें मिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमने क्या, सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें मिला दिया। ठीक है, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिया। ठीक है, अब आप ये डालने के बाद में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इसमें से कुछ, मतलब इसमें से गैस सी निकल रही है, गैस। ठीक है, इस गैस को हम कहते हैं H2, मतलब हाइड्रोजन गैस, ये निकल रही है हमारी। ठीक है, अब यहां पर ये हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोड्यूस हो रही है, यहां से निकल रही है। ठीक है, अब ये प्रोसेस पूरी कैसे हुई, वो एक जो रिएक्शन है उससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आपने क्या क्या किया, यहां लिख रहा हूं कि आपने जैडन लिया। ठीक है, जैडन लेने पर उसमें जैडन के कुछ दाने डाल दिए उसमें। ठीक है, जिंक, इसका जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता। ठीक है, जस्ता भी कह सकते हैं, बात एक ही है, जिंक या जस्ता एक ही चीज होती है। तो जैडन प्लस क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर मिलाया है जी। ठीक है, तो H2SO4, तो इससे क्या हो गया हमारा, ये दोनों जैडन, इसमें जो जैडन मिलाया है यहां लिख देते हैं हम, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो है दाने हमारे, ये काले रंग से क्या है आपके जिंक के दाने हैं, और जो नीले येलो कलर का, मतलब जो नीला है सॉरी, वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारे जिंक के कुछ दाने हो गए, जिंक यहां लिख देता हूं। और ये हमारा क्या, हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहां से, और जो ये है हमारा, ये इसे कहते हैं पूरा ये कार्क हो गया। ठीक है, कार्क हो गया। और ये हमारी होगी कांच की नली, कांच की नली हो गई ये। ठीक है, कांच की नली। और ये हो गया हमारा कोन शेप्ड फ्लास्क, या फिर हिंदी में कहते हैं इसे शंक्वाकार फ्लास्क। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो क्या किया हमने यहां पर कि जैडन, जैडन के कुछ जो दाने हैं वो डाले। इसके डालने के बाद में जो H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, उससे क्या ये रिएक्शन हो गई। रिएक्शन के बाद में जब ये रिएक्ट करेगा इससे, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है यहां पर, और ZnSO4 ये बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस यहां से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, निकल रही है यहां से। ठीक है, ये हमारा हो गया, यहां लिख देते हैं, ये हमारा है जिंक सल्फेट, और ये होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही, ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जिंक के
या जस्ते की कुछ इसमें दाने डाल दिए हमने, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पूरी प्रोसेस, ये है एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है। पूरा एक मतलब पूरा तरीके से हम दोबारा ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि सबसे पहले क्या लिया हमने, एक शंक्वाकार एक कोन शेप्ड हमने एक फ्लास्क ले लिया, आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमने इसमें जिंक या जस्ता के कुछ दाने डाल दिए हमने इसमें, ठीक है। ये डालने के बाद में फिर इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, ठीक है। लेना आपको डाइल्यूट ही है और कंसंट्रेट नहीं लेना है, ठीक है। डाइल्यूट मिलाना है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से कुछ भी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, ये डालने के बाद में इसमें से एक गैस निकलती है और गैस निकलने के साथ साथ क्या होता है, इसका पूरे का जो टेम्परेचर होता है पूरा वो बहुत हाई हो जाता है, ये बहुत हीट करने लगता है, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। इस गर्म के साथ में पूरा गर्म होने के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही कारण है कि मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है, इसी कारण ये पूरा जो फ्लास्क होता है पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो कांच है, कांच की जो नली हमने डाली है कार्क में, कार्क ये करता है कि पूरा इसका जो माउथ होता है ये पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे हाइड्रोजन गैस मतलब जो नली है कांच की इससे आसानी से बाहर जा सके, ठीक है। अब ये हो गया। तीसरा क्रियाकलाप क्या है, ठीक है। तीसरे क्रियाकलाप में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर लेने के बाद में इसमें क्या किया हमने, एक हमने क्या किया इसमें, एक आयरन की कील, एक लोहे की कील जिसे बोलते हैं आयरन नेल, ठीक है। एक लोहे की हमने इसमें कील डाल दी और जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या का है, किस चीज का है, ये है हमारा CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये होने के बाद में क्या होता है यहां पर कि ये करने के बाद में क्या क्या लिया वो मैं यहां लिख रहा हूं कि सबसे पहले क्या हमने Fe आयरन की एक कील ली, उसमें क्या किया CuSO4 जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहां नामकरण कर देते हैं इसका, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये हो गया हमारा आयरन नेल होगी, ठीक है। ये हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये इसमें आयरन की जो नेल है इसको डालने पर क्या होता है कि ये CuSO4 से क्या इसकी रिएक्शन होने लगती है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है कि इसकी रिएक्शन, ये जो आयरन है वो CuSO4 से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद में यहां कि कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि जो हमने लिया था, जो विलेन लिया था हमने, तो वो CuSO4 था, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद में क्या हो जाएगा कि जो आयरन की जो नेल थी, ठीक है, आयरन की जो लोहे की कील थी, ठीक है, तो उस पर जो कॉपर है, इसमें कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो ये होगी, ये हमारी क्या Cu की हो जाएगी, कॉपर की हो जाएगी, ठीक है। और जो सोल्यूशन होगा हमारा ये वाला, ठीक है, जो सोल्यूशन होगा ये हो जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट का ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इस पे क्या हो जाएगा, जो Cu होगा हमारा, जो Cu कॉपर है डिपोजिट, कॉपर जो Cu डिपोजिट्स ऑन द आयरन नेल, ठीक है, मतलब कि लोहे की कील पर ये डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। Cu है वो लोहे की कील पर डिपोजिट हो जाएगा, जो Cu मतलब कॉपर की क्या हो जाएगी, कील हो जाएगी,
ठीक है। और जो सोल्यूशन होगा वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा FeSO4, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Cu है, SO4 है, सही, कॉपर सल्फेट से ये फेरस सल्फेट हो रहा है, सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर इसका कलर होगा ब्लू, ठीक है, यहाँ इसका कलर होगा ब्लू और यहाँ हो जाएगा इसका कलर ग्रीन, ठीक है। यहाँ इसका कलर हो जाएगा कैसा, ग्रीन, यहाँ हो गया इसका कलर ग्रीन, ठीक है। अब रिएक्शन की बात कर ले, रिएक्शन पूरी कर लेते हैं कि यहाँ पर जो Cu बनने आए और अब जो FeSO4 बनने आए, फेरस सल्फेट बनने आए, तो क्या बनने आए, FeSO4 बनने आए और क्या बनने आए, Cu जो है, जो Cu है वो आयरन की जो कील है उस पर डिपोजिट हो रहा है, मतलब जो कील हो रही है, जो आयरन की थी वो यहाँ चेंज होगी, मतलब क्या की हो गई, वो हो गई हमारी कॉपर की हो गई, ठीक है। तो इसे हम नाम देते हैं, ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट, ठीक है, उसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉपर, ये तो है ही कॉपर हमारा, ठीक है। अब आप क्या इसमें तो एक चीज आ रही है, ये हमारा होता है सॉलिड, ठीक है, ये हमारा होता है एक्यू कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होता है जलीय विलयन, ये जलीय विलयन, ये सॉलिड, ये ठोस में लेंगे, जो कील होती है वो ठोस ही होती है हमारी, ठीक है। तो ये ठोस में लेंगे, सॉलिड लेंगे सॉलिड, और ये हमारी एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब जलीय विलयन होगा, और ये भी हमारा एक्यू होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं जलीय विलयन। और ये जो कील होगी ये भी हमारी सॉलिड होगी, मतलब आयरन की जो हमारी आयरन कील है वो हमारी जो Cu की हो रही है, कॉपर की हो रही है, तो ये ठोस है हमारी कील, तो ये सॉलिड में होगी, ठीक है। और ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, जलीय विलयन मतलब कि दूसरा नाम, और ये हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन, ठीक है। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 3। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार से कि सबसे पहले क्या लिया हमने, एक बीकर लिया, उसमें CuSO4 डाल दिया और एक आयरन की इसमें नेल डाल दी हमने इसमें, जिससे क्या होगा, जो आयरन की कील होगी, जो आयरन होगा Fe, वो हमारा CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट से क्या रिएक्शन कर जाएगा। इसके बाद में जो फेरस सल्फेट हमें प्राप्त होगा, और जो हमारा जो आयरन है वो कॉपर, जो आयरन है वो हमारा जो कील है वो हमारी कॉपर की हो जाएगी, ठीक है, Cu की हो जाएगी, Cu डिपोजिट ऑन द नेल, ठीक है। और जो सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन चेंज हो रहा है तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ था इसका कलर ब्लू और यहाँ हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्टिविटी नंबर, क्रियाकलाप नंबर 3 हो गया। उम्मीद करता हूं कि इतना आपके समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।